Hello students, this is Ankit Agrawal from Vidit Commerce Classes। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग 2 महीनों से अप्रॉक्स बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका जो कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट को भूल भी चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादातर लॉकडाउन के पीरियड में नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को लेकर लगातार कन्फ्यूज थे कि एग्ज़ाम हमारे होंगे या नहीं होंगे। कई स्टूडेंट्स मेरे पास पूछते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम होने या नहीं होंगे, वास्तव में किस तरह से होंगे, वो मैं सभी वीडियो अवेलेबल कराता हूँ। तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि आपका 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर आपका होना रह गया है वो आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसी के लिए हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए जाए, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद कुछ दिन जो टाइम बचेगा हमारे पास, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ केस स्टडी, जो इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ होती हैं, जो एनसीईआरटी की केस स्टडीज़ हैं ज़्यादातर गिवन है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको एनसीईआरटी में दी हुई जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं उनको हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराएं, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। क्योंकि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो अपने टीचरों के संपर्क में हो या बीएस के लिए अलग से ट्यूशन्स पढ़ रहे हो। तो इसलिए आज से हम आप लोगों के लिए ये लेक्चर चालू कर रहे हैं। ये मेरे पास टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं आपके लिए हो सकता है दिन में 1 वीडियो या दिन में 2 वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप तुरंत देख सकेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैनेजमेंट के बारे में याद होगा, इसलिए मैंने इनको नाम ही आपके लिए रिवीजन नोट्स दिया है। ठीक है, तो रिवीजन नोट्स में सबसे पहले हम बात करें मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये कह रहा है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, तो इसलिए इस डेफिनेशन को लिया गया है। तो देखिए इस लैंग्वेज इसको डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट है क्या? ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों के द्वारा इफ़ेक्टिवली ये वर्क करने की प्रोसेस है, जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं या खुद उनके साथ मिल के वर्क करते हैं, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें बाई एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। किस तरह से अचीव कर सकें? जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट में, उनको यूज करते हुए हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। ठीक है, आई थिंक आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब हम बात करें मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए अलग अलग लोग मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक इफेक्टिवनेस है, और कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंसी का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैनेजमेंट प्रोसेस अगर है तो किस तरह से। अभी देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने बोला था मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस है तो वो क्या है? प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। यानी प्रोसेस के अंदर हम जो भी इसके सारे फंक्शन होते हैं, आपको ने पढ़े होंगे, आगे मैं बताऊंगा अभी उनको, कि जो इसके जो फंक्शन है मैनेजमेंट जो किया जाता है, उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है, जो कि प्लानिंग से चालू हो के कंट्रोलिंग तक ख़त्म होता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। यानी इफेक्टिवनेस किसी चीज़ की इफेक्टिव है या नहीं है, उसको हम कब कहेंगे? कि जो इफेक्टिवनेस हम उसको तब कहेंगे जब दिए हुए टाइम में, आपको कोई टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर ही आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि आप इफ़ेक्टिव हैं। जैसे अगर आप
आपको 9 जुलाई तक तैयारी करनी है, ठीक है। तो 9 जुलाई के लिए अगर आप टारगेट बनाए कि भाई हम 25 जून तक बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन, और उसके बाद केस स्टडीज़ के थ्रू उसका रिवीजन करेंगे, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको इफ़ेक्टिवनेस माना जाएगा, अदरवाइज हम उसे इफ़ेक्टिव नहीं मानेंगे। नेक्स्ट चीज़ है इसमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। अब देखिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इफेक्टिवनेस में क्या था कि टाइम पर टास्क को पूरा करना, लेकिन एफिशिएंसी क्या है कि टास्क तो पूरा करना है, उसके साथ साथ हमें अपने रिसोर्सेज भी सेव करने हैं। यानी कम से एफिशिएंसी कब कहेंगे उसे? जब कम से कम रिसोर्सेज कम यूटिलाइज करके अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, यानी कुछ भी वेस्ट ना हो और हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है इसमें कुछ डिफरेंस भी हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वाट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपको दिए हुए टाइम में टास्क को, यानी काम दिए हुए काम को आपको पूरा करना है, उससे कोई मतलब नहीं है इफेक्टिवनेस में कि आपने कॉस्ट कितनी लगाई। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है कि काम को करना भी है और कॉस्ट भी कम से कम लगानी है। गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, यानी कम से कम कॉस्ट लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट तैयार करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें मीनिंग के आधार पर, तो मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा इसको। इसके बाद ये कह रहा है इन सिंपल वर्ड इट सिंपली मीन्स डूइंग राइट थिंग, यानी इफेक्टिवनेस क्या कहती है कि आपको चीज़ें सही करनी है, और एफिशिएंसी क्या कहती है? इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। यानी ये एफिशिएंसी कहती है कि चीज़ें आपको करनी तो है, लेकिन जल्दी भी करनी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी करनी है, यानी कॉस्ट बचानी भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, यानी इफेक्टिवनेस का टारगेट होता है केवल कि आपको टाइम दिया गया था, आपको जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाए टाइम पर। लेकिन एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, यानी कॉस्ट। तो ये कह रहा है एफिशिएंसी में क्या है, काम तो हमें पूरा करना है लेकिन कम से कम वेस्टेज, टाइम भी हमें बचाना है कम से कम टाइम में, और कॉस्ट भी हमें सेव करनी है। यानी कहने का मतलब ये कुल मिला के एक जैसी चीज़ है। देखिए कभी कभी इस टॉपिक पे आपकी केस स्टडीज भी बन जाती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसने इफेक्टिवनेस का क्या थी, एफिशिएंसी क्या थी, तो उसको आप समझ रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप केस स्टडी सोल्व कर पाएंगे। मेन फोकस, इफेक्टिवनेस में फोकस किया जाता है टाइम पर, लेकिन एफिशिएंसी में फोकस किस पे किया जाता है? कॉस्ट पर। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आपके लिए है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे तो उससे आपको एक बार रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, एम है बिजनेस का, उसको हम पूरा कर सकें। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्लियर गोल्स होते हैं। ये कह रहा है विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, जो कि बिजनेस के होने का बेसिक रीजन होते हैं। कोई भी बिजनेस बेकार में नहीं किया जाता, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ एम होता है, ठीक है, या गोल होता है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड अचीविंग दीज गोल्स। और मैनेजमेंट क्या करता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी एफर्ट्स हैं उन सभी को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। इतना भी अगर आप पेपर में लिखते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, बुक में आपको काफ़ी डिटेल में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखेंगे। परवेसिव वर्ड दिया जाता है आपकी बुक्स में, इसलिए मैंने परवेसिव शब्द यूज किया यहाँ पे आपके लिए। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी जो हर तरफ हो, हर जगह हो। यानी कहने का मतलब क्या है
कि लाइफ का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन बाय इधर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, यानी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सभी जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और ए NGO, और NGO आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल में चाहे वो स्कूल हो, उसमें मैनेजमेंट होता है, आपने सुना होगा, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सभी जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ का नहीं होता। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का मैनेजमेंट करना जाता है, यानी हर दिशा में काम करता है मैनेजमेंट। ये नहीं कि एक ही दिशा में फोकस कर लिया हमने, एक ही चीज़ पे फोकस कर दिया, ऐसा नहीं है। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एरियाज हैं, हर जगह पे हमारा मैनेजमेंट काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी हमारा जो काम है उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट बाई पीपल्स का हम किस तरह से वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाई शब्द लिख गया है, मैनेजमेंट ऑफ कर लेना दोनों जगह पे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम किस तरह से मैनेज करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं, उन सभी को हम इस तरह से मैनेज करें कि कोई भी ना टाइम वेस्ट हो, ना हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो, ना हमारा कोई रिसोर्स वेस्ट हो। तो वो सभी ऑपरेशन इस तरह के हों कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। यानी एरिया के सारी चीज़ों को सभी दिशाओं में काम करता है ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट का ऐसा नहीं होता कि एक बार साल के स्टार्टिंग में हमने मैनेजमेंट कर लिया, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, उसके बाद पूरे साल मैनेजमेंट फालतू बैठा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, हर जगह चलती रहती है। हमें हर मैनेजमेंट की कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैनेजमेंट में, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट काम करता है वो आगे आने वाले चैप्टरों में हम काम करेंगे। तो लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए, मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट की मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, एक ऐसी प्रोसेस है जो सबके साथ मिलकर या दूसरों के द्वारा काम करा के हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो मिलजुल कर काम करने की प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, इसको हम इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं बना सकते। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थायी, फिक्स्ड, लेकिन डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो सके। तो मैनेजमेंट में ये कह रहा है कि मैनेजमेंट में कोई फिक्स रूल्स नहीं है तो ये चीज़ ऐसे ही करनी है, रूल नहीं बनाया गया है। मैनेजमेंट में क्या है, ज़रूरत के हिसाब से हम अपने मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, जो हमारी प्लानिंग है, उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है, इट हैज़ टू एडप्ट इट्स सेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए, कई तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें अपना प्लानिंग या मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ता है। लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखिए, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्सेस को इसलिए बोला गया है क्योंकि हम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, या इफेक्टिवनेस है, या एफिशिएंसी है, किसी की कैपेसिटी है काम करने की, ठीक है। लेकिन हम इसको देख नहीं सकते मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैनेजर को देख सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट को नहीं देख सकते। तो मैनेजमेंट भी एक तरह से हमारे एक इंटेंजिबल असेट्स की तरह होता है, फोर्स की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। यानी हम इसको देख नहीं सकते मैनेजमेंट को, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं कि बिजनेस में किस तरह से, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो देखिए, आपकी बुक्स में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, इनफ रेवेन्यू टू कॉस्ट, प्रॉफिट, और तीसरा है ग्रोथ।
और देखिए इनको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि सर्वाइवल का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्टिंग में होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? सबसे पहला है कि कोई भी नया बिजनेस है तो उसके प्रयास ये करना चाहिए मैनेजमेंट को कि हम मार्केट में सर्वाइव कर जाए। सर्वाइव का मतलब टिक जाए। ऐसा ना हो कि हम मार्केट में कुछ बेच भी ना पाएँ, हमारे कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाए और हमें लॉस हो जाए, तो हमें बिजनेस बंद करना पड़े। तो सबसे पहली सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम वहाँ पे बाजार में टिकें, सर्वाइव करें। सेकंड होती है यार हम सर्वाइव करना सीख गए, मार्केट में हमारा शेयर बढ़ने लगा, तो अब हम सोच सकते हैं कि मार्केट में हम प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यानी सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सेकंड ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है सॉरी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या कह रहा है, या प्रॉफिटेबिलिटी में, अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। अब प्रॉफिट हमें भाई देखिए कोई भी बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो अब जब हमने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया तो अब हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट क्या पाएंगे तभी हम और आगे के लिए सोच सकेंगे, आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और थर्ड स्टेप होता है इसका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है जब हम प्रॉफिट कमाने लगे तो अब ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने को बड़ा बेटर करना चाहेंगे, बड़ा बनाना चाहेंगे। ये नहीं है कि जितनी अभी तक सेल कर रहे थे अपनी टर्नओवर को बढ़ाएंगे, सेल को बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, साइज बढ़ाना चाहेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। दूसरी बात हम करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। ये कह रहा है इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसने एक पैराग्राफ में दे दिया यहाँ पे। तो सोशल गोल्स में या सोशल ऑब्जेक्टिव में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं कि सोसाइटी के लिए एक मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। तो देखिए क्या क्या जिम्मेदारी होती है। ये देखिए सबसे बढ़िया पहली बात कि अच्छी क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड कराया जाए, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो लोग के पास गरीब सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा जो ज़रूरत, जो आवश्यकता है लोगों की वहाँ पर रहने वाले बिजनेस के आसपास, उनके लिए जो सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क, ऐसी चीज़ें भी एक बिजनेस को अवेलेबल करानी चाहिए। इससे बिजनेस की गुडविल बढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये खासतौर पर किसके लिए होता है? जो उनके यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए भाई मैनेजर काम कर रहा है तो उसके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने बारे में भी सोचेगा वो। तो मैनेजर के अपने पर्सनल क्या होते हैं? इंक्लूड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स। देखिए सबसे पहली बात कि मैनेजर चाहता है कि भाई मेरी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, मेरी जो खुद की ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको मैं पूरा कर सकूं, अच्छी सैलरी मिल जाए मुझे, एंड पर्क्स एंड सोशल एंड सेफ्टी। अब देखिए इसके अलावा उसकी सोसाइटी में भी कुछ नीड्स होती है कि मुझे इज्जत मिले, सोशल। ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी, वो भी चाहता है कि मेरी जॉब सेफ्टी बनी रहे, यानी मेरी जॉब जाने का खतरा ना रहे, इस चीज़ की वो उसे ज़रूरत होती है। नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय लाइक बेसिक एमेनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन, ईटीसी। यानी सभी वही बात है कि उसको सैलरी मिले, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहे, उसकी नीड्स पूरी हो, उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, आइडेंटिटी मिले, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। और तीसरी चीज़ है उसकी जॉब सेफ्टी बनी रहे, यानी उसको ऐसा बिल्कुल ना हो कि भैया जॉब कभी भी जा सकती है, तो ऐसे खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट करते ही क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। तो देखिए मैं आपको इनको इंपॉर्टेंस को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव से जोड़ के बताऊंगा। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से सीख ली तो आपको ये इंपॉर्टेंस याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यानी जो मैनेजमेंट है, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, उन लोगों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। क्या मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा कुछ बताया था? बिल्कुल बताया था। तो देखिए क्या कह रहा है ये, मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट विद इंडिविजुअल टू अचीव इंडिविजुअल्स गोल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से काम करता है, जो इंडिविजुअल्स लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी टीम बनाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो इस चैप्टर के आखिर में बताऊंगा आपको। ठीक है, पूरा टॉपिक है इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है और साथ किस तरह और काम किस तरह कराता है कि हर व्यक्ति का पर्सनल जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल का जो अपना गोल है वो पूरा हो सके, और उन सभी के एफर्ट्स से मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी गोल को हम अचीव कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी यानी जो हमारे यहाँ के लोग बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं
उनके काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको बेटर बनाने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। ये कह रहा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी मैनेजमेंट इस तरह से प्लान्स बनाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, कॉस्ट को कम से कम कर सकें और वेस्टेज को बिल्कुल ख़त्म कर सकें, ठीक है, और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है। इसके बाद क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉयज ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल ग्रोथ एंड इट्स कॉम्पिटिटिव एज। यानी मैनेजमेंट ये काम भी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, तो उसका जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसका अगेंस्ट जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, ठीक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनको कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। तो ये मैनेजमेंट इसमें भी हेल्प करता है कि वो लोगों को समझाता है और उनको जो कंडीशंस हैं, नई कंडीशंस हैं, उनको चेंजेज हैं उनको एडप्ट करने में उनकी हेल्प करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है जिससे चेंज सिचुएशन के साथ उनका भी सर्वाइवल भी बना रहे, उनकी जॉब को कोई दिक्कत ना हो और वो अपना ग्रोथ भी कर सकें, ठीक है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजमेंट क्या करता है, लीडरशिप और मोटिवेशन, ये दो टर्म्स है जो आगे आने वाले चैप्टर भी हैं इनके नाम से ही पूरे, ठीक है। इनके हेल्प से जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो HR ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, उनको इस तरह से लीड किया जाता है जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको पूरा करने के साथ साथ हर व्यक्ति का पर्सनल फ़ायदा भी होता रहे, उनको भी लगे कि हमारी भी ग्रोथ हो रही है। फिफ्थ क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया था सोसाइटी के लिए कुछ गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सोसाइटी के लिए तो वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यानी वही चीज़ है जो मैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव में बताया था, सारी चीज़ें यहाँ पे उसमें सेम लिखी हुई हैं। अब हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इस पर भी केस स्टडी आपकी बन जाती है। इसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट की 3 तरह से, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है, अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो आप इनमें से किसको मानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है? आप मैनेजमेंट को आर्ट मानेंगे, साइंस मानेंगे या प्रोफेशन मानेंगे? उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको इनके रूल्स पता हो कि आर्ट हम किस चीज़ को कह सकते हैं, साइंस हम किसको कह सकते हैं, या प्रोफेशन हम किसको कह सकते हैं। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आर्ट में हम किस चीज़ को शामिल करेंगे, साइंस में किसको शामिल करेंगे, प्रोफेशन में किसको शामिल करेंगे, तो आप आसानी से बता पाओगे कि मैनेजमेंट क्या है इनमें से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। Art refers to skillful and personal application of existing knowledge acquired through study, observation and experience. The feature of an art are as follows. ये कह रहा है कि आर्ट में स्किल्स शामिल की जाती हैं, पर्सनल एप्लीकेशन, यानी पर्सनल जो उसकी एप्लीकेशन होती हैं वो, एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, स्टडी से जो उसने नॉलेज अर्न की है वो, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से उसने जो सीखा है उस सबको आर्ट्स में शामिल किया जाता है। बेसिकली इसको कैसे पार्ट करेंगे, ये कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कोई भी चीज़ आर्ट तभी कहलाई जा सकती है जब उसके लिए थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल हो, ठीक है। हर आर्ट, जैसा ये कह रहा है, इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपेंड इन द रेस्पेक्टिव फील्ड, अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन दिस रेस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म। अब देखिए आर्ट में आप देखते हो सिंगिंग है, आर्ट में ड्राइंग्स है, यानी जितनी भी आर्ट है, काम करने की आर्ट होती है, तो उनके लिए थ्योरेटिकल बेस होना ज़रूरी है, जिसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रोवाइड कराया गया हो, जिसको पढ़ के हम लोग उसको और ज़्यादा अपनी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप कर सकें। दूसरा क्या कह रहा है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसा भी हमने बात किया कि ये लोगों की अंदर की स्किल पर डेवलप कर वो होता है। हर किसी को आर्टिस्ट नहीं बनाया जा सकता। एक आर्टिस्ट उसी को बनाया जा सकता है जिसके अंदर पर्सनल एप्लीकेशंस हो, पर्सनल स्किल्स हों। ये कह रहा था यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। यानी ये कह रहा है कि नॉलेज हर किसी के पास अलग अलग होती है। किसी के पास बहुत अच्छा होता है कोई आर्टिस्ट, और कोई आर्टिस्ट कितना भी उसे सिखा लो लेकिन उसकी आर्ट इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है।
थर्ड क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो आर्ट है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पर, हम जितना किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, कितना हम क्रिएटिव होंगे उस चीज़ को लेकर, उतनी ही आर्ट बेटर होती है। जैसे ही कह रहा है, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक क्रिएटेड बाई म्यूजिशियन आर डिफरेंट थ्रो द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड आर द सेम। और देखिए ये कह रहा है कि एक ही जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक बजाने वाले लोग होते हैं, प्ले करने वाले, तो उनके द्वारा सेम नोट को बजाने के लिए अलग अलग तरीके से बजता है। दोनों हो सकता है सेम आए, लेकिन वो मज़ा नहीं आता कई बार। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल, उन लोग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा की हुई है, जो अपने काम में जितना एक्सपर्ट है वो उतना बेटर उस काम को कर पाएगा। तो देखिए इसके हमने आर्ट की विशेषता पढ़ी। अब हम देखते हैं क्या आर्ट मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो ये कह रहा है, एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। He uses his creativity in applying management techniques and his skill improve with regular application. Since all the feature of art are present in management, so it can called an art. यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि मैनेजमेंट के अंदर ये ऊपर हमने जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आर्ट के, वो सभी इंक्लूड है। वो कैसे हैं कि मैनेजमेंट थिंग्स को अरेंज करता है अपने हिसाब से, अपनी अपनी स्टाइल से, और वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करने में, और अपने उसकी स्किल जो होती हैं वो टाइम के साथ साथ और बेटर होती जाती हैं, जिससे एक्सपर्टाइजेशन उसको मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम साइंस की बात करें, साइंस की भी 3 चीज़ें दे रखी हैं इसने। देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए हमने आर्ट में पढ़ा था थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ पे बात है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए वहाँ पे हमने आर्ट में हम केवल थ्योरी की बात कर रहे थे, जिसमें सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ सिखा रखी हो, लेकिन साइंस में कोई भी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट पर डिपेंड करती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है कि कोई चीज़ क्यों है और है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम साइंस में इस चीज़ की स्टडी करते हैं, जिसका आर्ट में ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी जो साइंस के जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन, यानी कोई चीज़ देखने से लगाता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने से या एक्सपेरिमेंट करने से प्रिंसिपल हम बनाते हैं। किसी चीज़ पे हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार सेम रिजल्ट आता है, तो वो एक रूल या प्रिंसिपल बन जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यानी साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं या साइंस के जो रूल्स होते हैं उनका पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे वर्ल्ड में वैलिडिटी होती है, यानी हर जगह पे वो अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में अप्लाई हो रहे हैं, अमेरिका में अप्लाई नहीं होते। तो ऐसे केस में अगर ऐसा होता है तो वो साइंस नहीं होगी। तो अब देखिए इन तीनों के बेस पे हम देखते हैं मैनेजमेंट में क्या ऐसे क्वालिटीज़ हैं साइंस वाली। तो ये कह रहा है, मैनेजमेंट हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड टाइम बेस्ड ऑन repeated experiment and observation which are universally applicable but they have to be modified according to given situation। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें भी साइंस वाले भी गुण है, क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी होती है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लोग सीखते हैं मैनेजमेंट को, एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, लोग मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें कर करके देखते हैं, अगर वो चीज़ सक्सेस हो जाती है तो वो उसका प्रिंसिपल बन जाता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अभी हम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है लेकिन जो ये भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, बट ये एप्लीकेबल कहाँ पे होंगे, और या इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ये समय के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। ठीक है, एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एक्सट्रैक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। अरे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉर्मली एक्सपेरिमेंट पे कम और ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है, ये प्योर साइंस की जैसे प्रिंसिपल नहीं है। सो इट मे बी कॉल्ड एन in exact science. The prominence of human factor in the management makes it a social science। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, ये एक अनएग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट साइंस है। यानी पूरी तरह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक साइंस है, और क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल साइंस है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड साइंस है। क्लियर है, यानी आर्ट पूरी तरह से है, साइंस पूरी तरह से नहीं है, 50-50% है। अब हम बात करें मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। किसी भी चीज़ को प्रोफेशन होने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला क्या कह रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी को भी प्रोफेशनल, आपको जानते हैं प्रोफेशनल किनको कहते हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये सभी क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल होने के लिए उस चीज़ को वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी प्रोफेशनल हम उसको कह सकते हैं जिसके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। ये कह रहा है अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टर्म एंड एक्टिविटी दैट मेक्स अप ए प्रोफेशनल डोमेन, यानी सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए प्रोफेशनल होने के लिए। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल लाइन में हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, समझना चीज़ को। प्रोफेशनल होने के लिए हमें स्पेशल एबिलिटी गेट करनी पड़ती है, स्पेशल नॉलेज हमें गेन करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। तो हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है। थर्ड कह रहा प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन सभी की कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन होती है, टीचर्स एसोसिएशन होते हैं, यानी इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मैनेजमेंट में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या प्रोफेशनल जॉब्स हैं, प्रोफेशनल पोस्ट हैं, उन सभी के कुछ नियम होते हैं जिनको हम इथिकल या एथिकल कोड्स कहते हैं। अगर हम जो प्रोफेशनल उन कोड्स को फॉलो नहीं करता तो उनके प्रोफेशनल जो काम है या उनकी डिग्री है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके बाद क्या कह रहा है, सर्विस मोटिव। एक प्रोफेशनल कभी कोई चीज़ बेचता नहीं है किसी को, वो केवल उसका मोटिव क्या होता है कि लोगों को कुछ अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएं। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि उसकी नौकरी करें, सर्विस का मतलब है उसके लिए कोई हम काम करें, चाहे हम उसके यहाँ पे नौकरी करके करें, चाहे अपना ऑफिस खोल के करें। चाहे डॉक्टर है, हमारा इलाज करता है, हमें चेक करता है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में ये स्किल्स है कि नहीं सारी। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ ए प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, ETC। यानी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों के जो प्रिंसिपल्स थे या ये प्रोफेशनल के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से नहीं करता। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज तो इसमें होती है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए मैनेजमेंट आजकल कोई भी करता है, कई जगह पे जो छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे मैनेजर अलग से नहीं रखा जाता, वहाँ पे जो ओनर होता है वही खुद ही चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हम नहीं कह सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखिए मैनेजर्स की कोई एसोसिएशन नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा मैनेजर एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ भी ये फेल हो जाता है। अगला कह रहा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट के लिए कोई एथिकल कोड नहीं है, उनको लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ये चीज़ ऐसे नहीं की तो आपके मैनेजमेंट की डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट में। तो एथिकल कोड भी नहीं है। सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव तो होता है, काम तो वो करता है, लेकिन वो अपने पर्सनल फ़ायदे से ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसको हमें पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं कह सकते। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके नॉर्मली 2-3 लेवल के होते हैं। ठीक है, सही। सबसे पहला क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन होता है, जो हमारे CEO, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब लोगों का को हम रखते हैं टॉप लेवल पे। दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांच मैनेजर और डीन ऑफ ए स्कूल, या इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, वो आपका क्या है, मिडिल लेवल का। मैं आपको बताऊंगा हर लेवल क्या क्या काम करता है। फाइनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी हम इसको कहते हैं। इसमें हम आपके सारे सुपरवाइजर, फॉरमैन्स और ऑफिस मैनेजर इनको शामिल करते हैं। और लास्ट ये कह रहा है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, जो मैनेजमेंट के अलावा जो अपनी तरफ से ही चीज़ों को खुद मैनेज कर लेते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। लेकिन मैनेजमेंट के लेवल को 3 ही है, ये अलग है, 4th इसमें। तो ये क्या कह रहा है, सेल्समैन है, क्लैरिकल टेक्निकल एम्प्लॉयज हैं, ये चीज़ों को अपने आप समटा लेते हैं, इनको मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया इनको, तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, मिडिल लेवल क्या करता है, ये आपके लिए स्टाफिंग का काम करता है, लीडरशिप का काम करता है, या डायरेक्टिंग जिसे आप कह सकते हो उसका काम करता है। और लोअर लेवल का काम होता है कंट्रोल करने का। ठीक है, और चीज़ों को करवाने का काम, कराने का काम मेनली किसके कंट्रोल में होता है, लोअर लेवल के, जहाँ पे सप्लायर, ऑब्जर्वर्स, ये सब शामिल आपके किए जाते हैं। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट
काम करता है पूरी फर्म के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये प्लानिंग बना के दे देता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल का। और मिडिल लेवल अपने लेवल पे स्टाफ तैयार कर लेता है, लोगों को काम पे रख लेता है, उनको काम बांट देता है किस तरह से करना है, उन्हें डायरेक्ट कर देता है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन होता है, जो ऑपरेशन होते हैं बिजनेस के, वो होते हैं आपके लोअर लेवल पे। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको कुछ चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो भले बड़ी हो जाए लेकिन आपका एक चैप्टर एक दिन में होगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फंक्शन अलग अलग जो मैनेजर्स हुए हैं, जो स्कॉलर्स हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग फंक्शन दिए हैं, लेकिन जो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए फंक्शन है, 5 फंक्शन है, उनको हम सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इसलिए हम जो पढ़ेंगे केवल 5 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल। इसमें क्या है? प्रिंसिपल कह रहा हूँ, प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग, जिसमें हम क्या है, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं बिजनेस के लिए कि हमें क्या अचीव करना है इस साल। ठीक है। एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन प्लान, और उनके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इट्स ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी ये जो प्लान होता है हमारा, वे प्लान जैसे हम कह रहे हैं, एक्शन प्लान जैसे हम कह रहे हैं, वो क्या होता है कि हम उनके बीच, दो चीज़ों के बीच में एक गैप का काम करता है, जो गैप है उसके बीच में एक रास्ते का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। कौन सी चीज़ों के बीच में? कि अभी हम कहाँ पर हैं, और दूसरा हम कहाँ जाना चाहते हैं। इन दो चीज़ों को भरने का काम कौन करता है? प्लानिंग करता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्लान। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या, हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम बना देते हैं, और इन डिपार्टमेंट्स को उनके काम सौंप देते हैं कि भाई तुमको हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है। उनके लिए अलग अलग मैनेजर बना दिए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का काम कौन करता है? टॉप लेवल करता है। इसके बाद स्टाफिंग का काम आ गया। स्टाफिंग काम चालू हो जाता है हमारा मिडिल लेवल से। स्टाफिंग में क्या है, अब जो डिपार्टमेंट बनाए हैं उनके लिए काम सौंपे गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, तो उन कामों करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा काम हमारा माना जाता है स्टाफिंग। फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही पोस्ट के लिए सही आदमी को सिलेक्शन करना का काम ही स्टाफिंग है, एट द राइट टाइम। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यानी स्टाफिंग में आपका उनको रिक्रूट करने से लेके उनको ट्रेनिंग देने तक और उनके डेवलपमेंट तक सारे काम शामिल किए जाते हैं। और डायरेक्टिंग, अभी वो हमने लोग रख लिए, उनको डिपार्टमेंट में नियुक्ति दे दी, रिक्रूट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया उनका, तो अब उनको बताना कि भाई तुम्हें किस तरह से क्या काम करना है, तुम्हें कहाँ से किसको फॉलो करना है, किसको ऑर्डर लेना है, किसको आपको रिपोर्ट देनी है, ये सब क्या है, डायरेक्शंस दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेट, और इसके अलावा उनको काम करने के लिए मोटिवेशन देना, उनको लीड करना, ये सब काम भी आपका डायरेक्टिंग में आता है। ठीक है। ये दोनों काम आपके किस में आते हैं? मिडिल लेवल में। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि हमने जो काम सौंप दिए, अब वो काम प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उन पर जो नज़र रखी जाती है या उनको रोक टोक की जाती है या उनको बताया जाता है भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोलिंग का मतलब बेसिक वे क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो काम हमने प्लानिंग की है, जो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हो रहा है कि नहीं, उसी को हम चेक करने को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन, जिसे कई लोग कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के बीच में हमें एक शब्द यूज किया जाता है, तालमेल या सामंजस्य, हिंदी में कहते हैं उसे। ठीक है। कि उनके बीच में एक हम इस तरह से सिस्टमेटिक कनेक्शन जोड़ते हैं, उनको आपस में रिलेट कर दें आपस में, कि जिससे सभी का काम तो वो अपना अलग अलग करें, लेकिन उनका जो फाइनल जो गोल हो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो। यानी जो हमें अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस सभी के भले ही रास्ते अलग अलग हैं करने के, लेकिन उनकी मंजिल सेम हो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। देखिए इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं थोड़ी सी। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स बाइल synchronizes all the function of management and activities of different department. Lack of coordination, तो देखिए सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेशन, क्या है, सबकी जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सभी जो एफर्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर दो, आपस में जोड़ दो।
ये कह रहा है कि यार कोऑर्डिनेशन का लैक होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड चाउज। यानी अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, लोग एक दूसरे काम को काटने की कोशिश करेंगे, डुप्लीकेट हो सकता है सेम काम दो दो बार हो जाए, ये हो सकता है काम में डिले हो जाए, और चाउज यानी आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी तरह की गलतफहमी हो जाए। तो ये सब कोऑर्डिनेशन और ना हो तब हो जाता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी है। ये कह रहा है इट इज़ कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन किसी एक ही लेवल का काम है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे ज़रूरी होता है। एज इफ़ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर looked together, यानी they become a group, and as in the case of every group they also require coordination among themselves। ये कह रहा है कि जब तीनों लेवल मिलके काम करेंगे तो वो एक ग्रुप की तरह काम करेंगे, और ये कह रहा है they become a group and as the case of every group they also require coordination among themselves। तो अब उन ग्रुप की तरह काम करेंगे तो उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो कोऑर्डिनेशन से काम करें। ऐसा नहीं हो कि भाई काम मिडिल लेवल अपने मन की कर रहा है, टॉप लेवल अपने मन की कर रहा है, तो उससे क्या है, काम बिगड़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो जितने भी हमारे फंक्शन हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन को गोल प्राप्त करने के लिए, उन सभी के अंदर ज़रूरी है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग तभी हम कह सकते हैं जब हमें जो नीचे कंट्रोल कर रहा है, ऑब्जर्वर है या जो हमारा सुपरवाइजर है, उससे हमें सही रिपोर्ट मिले, नहीं तो अगले साल की जो प्लानिंग होगी वो सही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि ये कोऑर्डिनेशन है, ये जो ग्रुप है उन सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, मिला देता है, जोड़ देता है आपस में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन इस चीज़ की भी गारंटी देता है, एश्योर करता है कि हमारा जो लोगों के एफर्ट्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन सभी का जो एक्शन है वो सभी एक ही ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे कोऑर्डिनेशन भी आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी ये कोऑर्डिनेशन भी ऐसा नहीं है कि एक बार तार जोड़ दिए तो बिजली चालू हो गई, ये भी लगातार हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं भी जरा सी भी गड़बड़ हो गई कोऑर्डिनेशन में तो पूरे मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, सबकी बैंड बज जानी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखिए मैनेजर टॉप लेवल पे भी होते हैं, मिडिल लेवल पे भी होते हैं, और जो सुपरवाइजर होता है वो भी एक मैनेजर की तरह ही होता है। तो ये कह रहा है कि हर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लेवल पे दूसरे लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, जिससे आपस में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। इन अदर वर्ड, coordination is never established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। कहने का मतलब ये इसमें कि आप अकेले दम पे कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, इसमें आपको सभी लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ मिल के बात करनी पड़ेगी, तब आप आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। आप अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगला है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन जैसे मैनेजमेंट है, दो फंक्शन फीचर तो आपको दोनों यहीं पे मिल गए कि परवेसिव है। परवेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि परवेसिव यानी यूनिवर्सल। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट के यानी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे पाया जाएगा, हर काम में ज़रूरी है, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। ये नहीं है कि टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन कर लो हो गया काम, तो ये परवेसिव है, ठीक है। और आज का आखिरी पॉइंट है, टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है। ग्रोथ इन द साइज,
अब देखिए ये कह रहा है कि टाइम के साथ साथ जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस के, वो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। यानी कई कई डिपार्टमेंट होते हैं लोगों के एक एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उससे काम प्रॉपर तरीके से आपका मेंटेन नहीं किया जा सकता या पूरा नहीं किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, तो इसलिए ग्रोथ जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए कोऑर्डिनेशन आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या कह रहा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये कह रहा है ऑल द डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव policies and their own style of working. However, all department and individual are interdependent and cannot work in isolation. Thus, coordination is necessary for linking the activities of various. अब देखिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी हो सकता है अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ हो, अलग अलग एक्शन हो, अलग अलग प्लान्स हो। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि इन सभी के जो रिजल्ट हो, इनका जो ऑब्जेक्टिव हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल गोल है उसको साथ कनेक्ट कर दे। नहीं तो अगर ऐसा हुआ सभी अपने अपने काम को बढ़िया करने लग गए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से वो भटक गए तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो इसलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, ऐसे केस में भी हमें सुधार करने की, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, ये कह रहा मोस्टली स्पेशलाइजेशन हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड prioritize their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activities into a wholesome effort. देखिए स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जो लोग अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं वो बस ये सोचते हैं मेरा काम अच्छा हो जाए, दूसरों के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में भी करता है कि हर एक जो स्पेशलिस्ट है, अपने काम में एक्सपर्ट है, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ को ख़त्म करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटीज़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन तैयार करता है, ताकि सभी स्पेशलिस्ट को आपस में वो जोड़ता है, ताकि सब मिल के ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो देखिए आपस में सभी डिपार्टमेंट, आपको जैसे मैं बता देता हूँ किस तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। इंटरडिपेंडेंट वो इसलिए होते हैं कि अगर एक सेल डिपार्टमेंट है तो वो सेल तभी कर सकता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पे उसको पूरा करके देगा ऑर्डर को। अब प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब परचेज डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उसे परचेज करके रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता रहे। और परचेज डिपार्टमेंट तभी अवेलेबल काम कर सकता है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको कैश देगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट नहीं करेगा तो कोई परचेज कैसे कर सकता है, हो सकता है कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़े, लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा तभी आएगा जब सेल होगी, उससे कैश आएगा, तब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इसलिए आपस में सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वो नहीं हो सकते, इसलिए उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो कम टाइम है हमारे पास, आप लोगों को पूरी बुक का मुझे रिवीजन कराना है। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने आज एक ही दिन में इसको निपटा दिया है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगले चैप्टर को मैं कल से शुरू करा दूँ आपके लिए। तो इसको एक बार आप पूरा और पढ़ लें एक बार, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। और आपकी जो बुक्स हैं आपके पास, उन बुक्स में जो केस स्टडीज़ है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।